एक गांव की एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 से 20 साल की थी, वो फोन पर लगातार कई घंटों तक किसी लड़के से बातें किया करती थी। जब ये भनक उसके घर में सारे परिवार के सभी सदस्यों को लग गई, घर वालों ने पहले तो लड़की को काफी बैठाकर समझाया बुझाया, पर लड़की के ऊपर पूरी तरीके से इश्क का भूत सवार था और वो नहीं मानी। जब घर वालों ने करीब 1 महीने बाद भी ये चीजें देखी कि वो लड़की किसी अनजान लड़के से लगातार फोन पर चिपकी रहती है, अब जब लड़की नहीं मानी तो घर वालों ने मजबूरन आनन फानन में एक लड़का देखकर और जल्दबाजी में इस लड़की की शादी कर दी कि शायद अब भी पूरा मामला शांत हो जाए और खत्म हो जाए। शादी के कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप पूरी तरीके से स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली। बरेली जिले के अंतर्गत एक थाना आता है फतेहपुर। फतेहपुर थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है शिवपुरी। इसी शिवपुरी गांव में शिवराज सिंह के नाम का परिवार रहा करता था। शिवराज सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामवीर सिंह और छोटे बेटे का नाम अशोक सिंह था। बड़े बेटे रामवीर सिंह की उम्र करीब 22 साल, वहीं उनके छोटे बेटे अशोक की उम्र करीब 18 से 19 साल की थी। बड़े बेटे रामवीर की अभी साल 2 साल पहले ही शादी हुई थी। रामवीर की पत्नी का नाम आरती था, जिसकी उम्र करीब 20 साल की थी। 20 सितंबर सन 2023 को रामवीर और अशोक यानी शिवराज सिंह के दोनों बेटे आपस में दोपहर 2 बजे के आसपास बात कर रहे थे। इसी दौरान राम सिंह के फोन पर किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है और रामवीर सिंह अपने भाई से थोड़ा दूर जाकर फोन पर करीब 10 से 15 मिनट बात करता है और अपने भाई अशोक से ये कहता है, भाई मैं किसी काम से थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, फिर बैठ के दोनों आपस में बात करते हैं। रामवीर अशोक को छोड़कर वहां से जा चुका था, पर रामवीर उस दिन अपने किसी कार्य को करने के लिए गए, जिस कार्य के बारे में उसने अपने छोटे भाई अशोक को नहीं बताया, पर वो उस दिन वापस लौटा ही नहीं। रामवीर के घर वाले लगातार रामवीर का फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन 11 बजे तक रामवीर का फोन स्विच ऑफ जाता रहा। उसके बाद कई बार घर वालों ने और भी ट्राई किया। अब ये बात पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि रामवीर का अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए उनके परिवार की मदद गांव के और लोगों ने ही, पूरे मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर रामवीर को संयुक्त रूप से खोजना शुरू किया, लेकिन रामवीर का कोई भी अता पता नहीं चला। जैसे तैसे पूरी रात गुजर गई। अगले दिन की सुबह भी हुई, यानी कि 21 सितंबर 2023 की सुबह 9 बजे तक रामवीर का कोई हाल पता नहीं था कि आखिर रामवीर किस दुनिया में और कहां चला गया। सुबह के करीब 9 बज चुके थे और कई लोगों ने उनसे आकर बताया कि गांव से कुछ दूर पर स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर एक डेड बॉडी मिली है जो 2 पार्टों में अलग अलग बंट चुकी है। लिहाजा किसी अनहोनी के डर के रामवीर के घर वाले यानी कि रामवीर के पिता और भाई उस रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं जहां पर यह घटना हुई थी। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है और बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर उसी डेड बॉडी को देख रहे हैं। काफी देर बाद जब रामवीर का भाई अशोक उस डेड बॉडी तक पहुंचता है तो अशोक उस डेड बॉडी को देखकर फाड़े मारकर पुलिस वालों के सामने काफी तेजी से रोने लगता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आप इसे पहचानते हैं? तब अशोक ने कहा, जी सर, मैं इसे पहचानता हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई रामवीर है, जो कल 2 बजे भी काम को लेकर कहकर घर से बाहर गया था। पूरी रात हमारे परिवार और गांव वालों ने मिलकर इसकी काफी खोजबीन की, पता नहीं लग सका। अब रेलवे फाटक के पास पड़े इस डेड बॉडी, जिसके 2 टुकड़े हो चुके थे, इसकी शिनाख्त हो चुकी थी। लिहाजा पुलिस ने पूरी बॉडी को सील किया और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद 100 के दोनों टुकड़ों को रामवीर के घर वालों के सुपुर्द कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया होते होते उस दिन शाम हो गई थी। लिहाजा रामवीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया।
अगले दिन रामवीर के घर वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद उसका 18 से 19 वर्षीय भाई थाने पहुंचा और पुलिस वालों को बताया कि सर, हमारे भाई ने आत्महत्या नहीं की है, कारण भी नहीं था जिससे वह आत्महत्या जैसे घिनौने काम को करता। जब पुलिस ने उसके भाई अशोक से पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो उसने कहा मुझे किसी पर शक नहीं है, पर जब 2 दिन पहले रामवीर भाई हमसे बैठकर बात कर रहे थे, 2 बजे के आसपास उनके फोन पर एक 2 बजे के आसपास उनके फोन पर एक जब फोन आया था, तो वो उस फोन नंबर पर करीब 15 मिनट बात किए और उस 15 मिनट के बाद जब वो मेरे पास ये कहने आए थे कि भाई मैं ही कहीं बगल जा रहा हूं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी, जिससे मुझे शक हो रहा है कि शायद जिसने वो कॉल की होगी कहीं ना कहीं उसने ही मेरी भाई की हत्या की होगी। अजब पुलिस के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो मोबाइल पर किसकी कॉल आई थी। जब राजवीर की बॉडी 2 पार्ट में मिली थी तब उसके पास से मोबाइल फोन गुम था। अभी तक पुलिस को राजवीर का मोबाइल नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने राजवीर के भाई अशोक से राजवीर का मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो वो नंबर मिल गया। राजवीर की मरने के 15 मिनट पहले बात हुई थी। ये नंबर मानवेंद्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड था। त्वरित कार्यवाही करते हुए राजवीर सिंह को उसके घर से उठाया और थाने तक ले आई। वहीं पर जब पुलिस ने मानवेंद्र सिंह से पूछताछ की तो मानवेंद्र सिंह ने बताया कि राजवीर जिस गांव का रहने वाला है उसी गांव में मेरा ननिहाल है, हम दोनों आपस में मित्र थे। उस दिन मैंने ही राजवीर को पार्टी देने के लिए बुलाया था। राजवीर मेरे पास आया था। उसके बाद हम दोनों ने गांव के एक जगह पर बैठकर काफी मात्रा में शराब पी और राजवीर उस दिन शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला गया था। पहले तो मानवेंद्र सिंह द्वारा बताई गई ये पूरी कहानी सत्य मानी। सिंह को बिना कुछ भला बुरा कहे ही थाने से विदा कर दिया। अब अगले दिन राजवीर का भाई अशोक थाने पर इस बाबत पहुंचा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, मैं पुलिस से एक बार जाकर पूछता हूं। तो थाने पहुंचा और पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस ने बताया कि हाँ, मैंने मानवेंद्र आकर थाने ले आए थे हम लोग और उससे काफी पूछताछ, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल था। राजवीर के भाई अशोक ने पुलिस को एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई कि उसकी भाभी यानी राजवीर की पत्नी मानवेंद्र के साथ संबंधों में थी और वो लगातार मानवेंद्र से फोन पर बात भी करती थी। उसने राजवीर की पत्नी आरती के नंबर की भी जब कॉल डिटेल निकाली तो पूरे कॉल डिटेल में पूरा मामला खुल गया। आरती पिछले कई सालों से लगातार मानवेंद्र से कई बार लंबी लंबी बातें करती थी। दिन राजवीर की हत्या हुई थी, आधे घंटे बाद भी आरती ने मानवेंद्र से फोन पर बात की थी। लिहाजा पुलिस का शक बढ़ गया और वो दोबारा मानवेंद्र को थाने पर बुलाई। इसने पहले तो सरलता से मानवेंद्र से पूछताछ की कि भैया क्या मैटर है, आप सही सही बता दो, आखिर तुमने हत्या कैसे की। लेकिन मानवेंद्र ने जब पुलिस को गोल गोल घुमाना शुरू किया तो पुलिस ने भी अपना पैतरा दिखाना शुरू किया और जब पुलिस ने सख्ती के साथ मानवेंद्र से पूछताछ की तो मानवेंद्र ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। मानवेंद्र ने बताया कि शादी के पहले ही वो आरती के संपर्क में था। जब वो पढ़ रही थी तभी दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, मिलकर आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि आरती के घर वालों को पता चल चुका था कि बेटी किसी लड़के से बात करती है। लिहाजा उन्होंने बेटी के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और जब बेटी नहीं मानी तो उसकी आनन फानन में जल्दबाजी में राजवीर के साथ शादी कर दी गई। मानवेंद्र के लिए एक अच्छी बात यह हुई कि आरती की जहां शादी हुई मानवेंद्र का ननिहाल था। आरती के शादी के बाद मानवेंद्र अपने मामा के घर यानी कि अपने ननिहाल में ही रहने लगा ताकि वो आरती से चोरी चुपके जब भी समय मिल सके वो आरती से मिल सके। आरती के शादी के कुछ दिन बाद पहले तो दोनों की सिर्फ फोन पर ही बातचीत होने लगी, लेकिन शादी के करीब 1 साल बाद राजवीर दिल्ली प्रदेश में कमाने चला गया तो मानवेंद्र और आरती के रिश्ते एक बार दोबारा से फिर से पनप उठे और इस बार जब पनपे तो ये पूरी बात
आरती के सास ससुर और आरती के देवर अशोक को भी पता चल चुकी थी कि आरती का संबंध मानवेंद्र से है। एक दिन तो अशोक ने मानवेंद्र और अपनी भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में देख भी लिया था, लिहाजा उसने अपने बड़े भाई रामवीर को फोन पर सारी घटनाक्रम की जानकारी दे दी। और रामवीर अब दिल्ली से नौकरी छोड़कर घर पर वापस आ चुका था कि अब मैं गांव में ही रहूंगा, और शिवपुरी में वो अपना जीवन यापन कर रहा था। क्योंकि घर में कमाने वाला अकेला राजवीर ही था, इसलिए कुछ दिन बाद उसकी माली हालत बहुत खराब हो जाती है। अब राजवीर बरेली में ही रहकर अपने जीवन को यापन करने का फैसला लेता है और बरेली में ही अपने लिए ही छोटी मोटी नौकरी खोज रहा होता है। और जब ये पूरी बात उसकी पत्नी आरती को पता चलती है तो आरती इस बारे में अपने प्रेमी मानवेंद्र को पूरी बात बता देती है कि अब राजवीर बाहर कमाने नहीं जाएगा बल्कि यही गांव में रहेगा। और इस दौरान राजवीर का रुख अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही सैला हो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी आरती अपने प्रेमी मानवेंद्र से कहती है कि इनको अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। आरती ही अपने पति की हत्या करवाने के लिए मानवेंद्र को एक कहानी बताती है कि इस तरीके से पति की हत्या करनी है, लेकिन मानवेंद्र जब कहता है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो उसकी पत्नी आरती मानवेंद्र को एक कहानी और बताती है कि क्यों ना इन्हें नौकरी देने के नाम पर बुलाओ और जब ये जाएं तो इन्हें दारू पिलाओ और इनकी कत्ल कर दो। आखिर में मानवेंद्र ने ऐसा ही किया और राजवीर को उस दिन 2 बजे कॉल की और राजवीर नौकरी की लालच में उसके पास गया। वहां पर मानवेंद्र का एक मित्र और मानवेंद्र और राजवीर तीनों ने मिलकर जमकर दारू पी और दारू पीने के बाद मानवेंद्र ने राजवीर से कहा कि तुम अपने पत्नी को तलाक दे दो। जब ये बात राजवीर ने सुनी तो राजवीर मानवेंद्र के ऊपर टूट पड़ा। इसी दौरान दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती रही और इसी बीच मानवेंद्र के एक मित्र जो उसके साथ शराब पी रहा था, उसने राजवीर के गर्दन में गमछा फंसा दिया और गमछा फंसाने के बाद तेजी से खींच दिया। दोनों लोग राजवीर के शरीर के ऊपर चढ़कर काफी देर तक बैठे रहे, जिससे राजवीर की मौके पर ही मौत हो गई। जब राजवीर की मौत हो गई तो इन दोनों ने डेड बॉडी को उठा के बगल के एक रेलवे क्रॉसिंग के पास रख दिया ताकि रात में जब ट्रेन आए तो डेड बॉडी कट जाए और लोगों को ये लगे कि मरने वाले ने आत्महत्या की है, ना कि उसकी हत्या की गई है, और ये पूरे घटनाक्रम से बच जाएं। मानवेंद्र और राजवीर की पत्नी दोनों ने सातिराना दिमाग लगाया, पुलिस के आगे कब किसकी चलती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना और सचेत करना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी कहानी जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलता हूं किसी और वीडियो में आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।